सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी डिलीवरी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम क्या सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभिप्रेरणा, ध्यान एवं अभिरुचि। इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत क्या क्या है, अभिप्रेरणा की विधियां, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं पहले हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो प्रेरणा का अंग्रेजी रूपांतरण मोटिवेशन है तथा इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मूव, मोटर या मोशन है, अर्थात गति से लगाया जाता है। सामान्य अर्थ में प्रेरणा से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस प्रेरक या मोटिव से होता है जो व्यक्ति को खास लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने को उत्प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य आंतरिक शक्ति से है जो व्यक्ति को उत्तेजित करती है तथा इसे देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार या इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब क्रैच एवं क्रचफील्ड ने क्या कहा है प्रेरणा को लेकर? प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, अर्थात हम खाना क्यों खाते हैं, भूख क्यों लगती है, काम क्यों करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का संबंध प्रेरणा से होता है। व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा का बहुत महत्व है। यह बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास और सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। बालक या व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्यों में आंतरिक या बाह्य कारक उत्तरदायी होते हैं। इन कारकों को उद्दीपन कहा जाता है और इस प्रेरक के अभाव में बालक में रुचि तथा गति पैदा होना असंभव है। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को विशिष्ट व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा हम खेलते हैं, हर चीज का कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि पढ़ लिख करके हम समाज में कुछ अच्छा करें। अपने जीवन का कोई ना कोई हमने उद्देश्य बनाया होता है कि हाँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना, कुछ ना कुछ अपने जीवन में सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम ठीक रहें, ठीक है। और अगर ठीक नहीं रहेंगे तो शरीर चल नहीं पाएगी, शरीर नहीं काम करेगी तो फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। और हम काम क्यों करते हैं? काम के बदले हमको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं, या काम के बदले हमको सैलरी मिलती है और फिर उसी सैलरी का प्रयोग करते हैं हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की चीजों को खरीदने में। तो ठीक है, इस तरीके से कोई भी काम अगर हम करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर कोई ना कोई अभिप्रेरणा, क्यों का भाव जैसे ही हम पूछेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू लेफ्टन। अब लेफ्टन के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर एक ऐसी सामान्य अवस्था है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार उत्पन्न करती है। प्रणोदों, आवश्यकताओं एवं इच्छाओं से उत्पन्न एक कल्पित अवस्था भी होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। इसके बाद गुड ने क्या कहा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट परिभाषा दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यानी कि गुड ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा किसी काम को शुरू करने, उस काम को जारी रखने तथा उस काम को नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यानी कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो कंटिन्यू हम उसको करते रहते हैं और उसमें हमें डिसिप्लिन आ जाता है कि लगातार एक नियंत्रित अवस्था में हम उस काम को आगे भी करते रहते हैं। तो यही गुड ने परिभाषा दी है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि कोई दुकान किसी ने खोली, कोई बिजनेस शुरू किया, कुछ दिन उनका मन लगा, 1 महीना 2 महीना उन्होंने वो दुकान चलाई, उसके बाद अब उनका मन नहीं लग रहा है, यानी कि अंदर से प्रेरणा नहीं आ रही है। हो सकता है इसका कारण ये भी हो सकता है कि दुकान सही से चल ना रही हो, बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, इस वजह से मोटिवेशन खत्म हो गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अगर अभिप्रेरणा केवल शुरू में ही आप दिखा रहे हो किसी काम की शुरुआत में ही, फिर धीरे धीरे आप उसको कम करते जा रहे हो, तो एक अवस्था ऐसी आएगी
कि आप उस काम को एकदम बंद कर दोगे, बिल्कुल उसको उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए जो अभिप्रेरणा होती है वो शुरुआत से लेकर के अंत तक, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी पर आपको पहुंचना है। तो धीरे धीरे हम बिना थके, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भले हमें थकेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ अपने लक्ष्य तक बी तक पहुंच के रहेंगे। तो इस तरीके से जो अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा का काम यही है कि इंसान को सही जगह पर पहुंचाना, या फिर ये कहें कि जिस काम को व्यक्ति ने ठाना है उस काम को करके रहे, और तभी करके रहेगा जब अंदर से अभिप्रेरणा आएगी। एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा का संबंध किसी एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करने से होता है। अब देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा वुडवर्थ की और वुड की। तो देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। इसके बाद देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा है, गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें क्रिया को आरंभ करने एवं बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गिलफोर्ड की परिभाषा, वुडवर्थ की परिभाषा और वुड की परिभाषा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, ड्रेवर के अनुसार अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतन तथा अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम अथवा लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है। अब देखिए अभिप्रेरणा का स्वरूप क्या होता है, नेचर ऑफ मोटिवेशन। उपरोक्त परिभाषा का गहनता से अध्ययन करने पर अभिप्रेरणा के स्वरूप के विषय में पता चलता है। पहला, अभिप्रेरणा प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। दूसरा, अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से ही होता है। तीसरा है, एक प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा मनुष्य के भीतर की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की ओर प्रवृत्त करती है। एवं परिणाम रूप में यह भी ऐसी आंतरिक शक्ति या ऊर्जा है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष की ओर प्रवृत्त करती है। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। अब देखिए अभिप्रेरणा के प्रकार या इसका वर्गीकरण, यानी कि अभिप्रेरणा के टाइप्स या क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। तो विभिन्न विद्वानों ने प्रेरकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से यहाँ पर किया है। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक होते हैं। तो स्वाभाविक प्रेरक में जैसे देखिए स्वाभाविक प्रेरक व्यक्ति के स्वभाव में ही पाए जाते हैं, ये व्यक्ति का नेचर होता है, जैसे कि खेल, सुझाव, अनुकरण, सुख प्राप्ति एवं प्रतिष्ठा आदि स्वाभाविक प्रेरक है। और कृत्रिम प्रेरक क्या है, आर्टिफिशियल। तो ये देखिए मुख्यतः स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि सहयोग, व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्य, पुरस्कार, दंड एवं प्रशंसा आदि इन प्रेरकों के रूप हैं। ये व्यक्ति के कार्य तथा व्यवहार को नियंत्रित तथा प्रोत्साहित करते हैं। अब देखिए गैरेट ने क्या कहा यहाँ पर, गैरेट के अनुसार वर्गीकरण, यहाँ पर देखिए जैविक व मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो जैविक व मनोवैज्ञानिक प्रेरकों में इनका जन्म प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण होता है। इन प्रेरकों में प्रेम, दुख, भय, क्रोध तथा आनंद आते हैं। जबकि सामाजिक प्रेरक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जिस समाज में रहता है वही समाज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। सामाजिक प्रेरणाएं समाज के वातावरण में ही सीखी जाती हैं, इनका व्यक्तियों के व्यवहार पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये मुख्य रूप से सामाजिक आदर्शों, स्थितियों एवं परंपराओं के कारण उत्पन्न होते हैं। आत्म प्रदर्शन, आत्म सुरक्षा, जिज्ञासा, स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, पद, नेतृत्व तथा रचनात्मकता आदि सामाजिक प्रेरक हैं। अब देखिए मैस्लो के अनुसार वर्गीकरण। तो जन्मजात प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जन्मजात प्रेरक, इसके अंतर्गत भूख, प्यास, सुरक्षा, यौन आदि प्रेरक आते हैं जो कि व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं। ठीक है, बच्चा आप देखिए जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, तो बच्चा रो करके ही अपनी चीजों को या अपनी आवश्यकताओं को मांगता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अर्जित, जो हम संसार में यहाँ करके अर्जित करते हैं, तो ये प्रेरक वातावरण से प्राप्त होते हैं तथा इनको अर्जित किया जाता है। आदत, रुचि, सामुदायिकता, प्रतिष्ठा आदि अर्जित प्रेरकों के उदाहरण हैं। अब जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा, इस प्रकार की प्रेरणा व्यक्ति में जन्म के साथ ही उपस्थित रहती है। इन्हें प्राथमिक या जैविक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इन अभिप्रेरणाओं में भूख, प्यास, काम, नींद आदि आता है। नींद, यहाँ पर नींद होगा दोस्तों। इसमें व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करता है, इसलिए इसे आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसमें बालक किसी भी कार्य को आंतरिक इच्छा से करता है। फिर है
अर्जित या बाह्य अभिप्रेरणा, इस प्रकार की प्रेरणा व्यक्ति में जन्म के साथ उपस्थित नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए इन्हें समाज, परिवार, विद्यालय, समन्वयक समूहों से अर्जित करता है। इन अभिप्रेरणाओं का सामाजिक महत्व होने के कारण ही इसे सामाजिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जैसे कि पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा, अनुमोदन आदि प्रमुख है। जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा प्रेरित करने पर कार्य करता है तो इसे बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अब अभिप्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व है? एजुकेशन में अभिप्रेरणा का ही सारा खेल है। देखिए किस तरीके से, अधिगम में प्रोत्साहन के लिए अगर बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा ही नहीं होगी, मोटिवेशन ही नहीं होगा सीखने का, तो हम उस बच्चे को कुछ सिखा नहीं पाएंगे। शिक्षा में अपेक्षित अधिगम के लिए अभिप्रेरणा एक अत्यंत प्रभावशाली आधार है। अधिगम के स्वरूप, मात्रा तथा गति पर अभिप्रेरणा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रभावशाली अभिप्रेरणा के अभाव में कक्ष में अभीष्ट शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरक प्रदान किए जाने चाहिए, तभी विद्यार्थी अधिगम से समृद्ध पूर्ण निर्धारित लक्ष्य की दिशा में क्रियाशील रहकर प्रगति कर सकते हैं। इसके अलावा अनुशासन विकसित करने के लिए, टू डेवलप डिसिप्लिन, अभिप्रेरणा छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास करने में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रभाव के फलस्वरूप स्व अनुशासन की भावना विकसित करने पर आज सर्वाधिक बल दिया जा रहा। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त अभिप्रेरकों के माध्यम से छात्रों को वांछित व्यवहारों का अभ्यास कराने से छात्र में स्व अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। इसके बाद है मार्गदर्शन के लिए, फॉर गाइडेंस, छात्रों को समय समय पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करना अत्यंत आवश्यक होता है। शैक्षिक क्षेत्र में समायोजन, समस्या समाधान, अनुशासन एवं अध्यापन आदि के लिए बालकों को मार्गदर्शन की अपेक्षा रहती है। इसलिए विभिन्न अभिप्रेरकों का प्रयोग करके बालकों में रुचि एवं उत्साह का संचार किया जा सकता है एवं उन्हें लक्ष्य प्राप्ति की दिशा प्रदान की जा सकती है। यानी कि जब क्लास में बच्चे बोर होने लगते हैं तो देखिए आप टीचर क्या करते हैं, उनको किसी तरीके से पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, चाहे किसी की कहानी सुना करके या फिर किसी का एग्जाम्पल दे करके, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करना ही पड़ता है। आखिर में आप खुद सोचिए कि हमें आपको भी कभी ना कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो हम किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं, कभी ना कभी सबको जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं उनको भी टीचर्स के द्वारा मार्गदर्शन की बहुत जरूरत होती है, और वो मार्गदर्शन अभिप्रेरणा के रूप में ही वो देते हैं। जब बच्चों का उत्साह कम होने लगता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उस समय शिक्षक ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा की विधियां हैं, कौन कौन सी है, मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। तो पहला है रुचि। रुचि के अभाव में अध्यापक विद्यार्थियों को कार्य कराने में असमर्थ होता है। विद्यार्थियों को यदि किसी कार्य में रुचि है तो वह उसे शीघ्र सीख लेता है, परंतु यदि वह उस कार्य में रुचि नहीं लेता तो उसे किसी भी प्रकार से सिखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार रुचि एक अभिप्रेरणा का कार्य करती है। जैसे आप मैथ्स के टीचर हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, अब इसी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से जो 25 बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और थोड़ा समझ भी रहे हैं जो आप समझा रहे हो, लेकिन 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है सीखने में, बिल्कुल सवालों को समझने में वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के अंदर किस तरीके से आप अभिप्रेरणा पैदा करिए, किस तरीके से रुचि जागृत करिए कि ये 5 बच्चे भी इन 25 बच्चों की तरह ही इस कक्षा में मन लगा करके पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सक्सेस, कहा जाता है कि यदि व्यक्ति को अपनी सफलता का ज्ञान तुरंत करा दिया जाए तो वह उसके लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है, जिससे वह व्यक्ति उसे आगे के कार्य को और अधिक उत्साह से करता है। स्किनर ने इसे पुनर्बलन की संज्ञा दी। फ्रेंडसन के अनुसार सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि बच्चों को आप समझा रहे हो, पढ़ोगे लिखोगे या कोई बिजनेस करोगे, आगे चल करके जब अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी जीवन में कुछ कर पाओगे। तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, तुम्हें बहुत सारे लोग जानने वाले होंगे, तुम्हारा मान सम्मान होगा, बड़ी बड़ी जगहों पर तुम्हें बुलाया जाएगा। इस तरीके से बच्चों को जब हम बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए, तो इससे क्या होता है, उन्हें अपने सामने वो अपना जो फ्यूचर है उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम कुछ इस तरीके से हमारा जीवन होगा, और अभी अच्छे से इस काम को कर लेते हैं, जो टीचर कह रहे हैं उनकी बात को मान करके हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को विजुअलाइज करवा देते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में उनको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये होगा, तो बच्चे उत्साह पूर्वक उस काम को करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है।
तो विभिन्न क्षेत्रों में अभिप्रेरणा की भूमिका इस प्रकार है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। तो अभिप्रेरणा सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का सशक्त साधन है। व्यक्ति जीवन के सामाजिक, प्राकृतिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में अभिप्रेरणा द्वारा ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंचता है। इसके लिए शिक्षक को छात्रों के समक्ष कार्य से संबंधित समस्त उद्देश्यों को रखना चाहिए। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली बनेगी। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षक छात्रों की आयु तथा मानसिक परिपक्वता के अनुरूप कार्य देते हैं तो अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। अधिगम के लिए प्रतियोगिताएं बहुत प्रभावशाली माध्यम है। प्रतियोगिता एवं सहयोग लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए अभिप्रेरणा का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में अभिप्रेरण। तो विद्यालयी व्यवस्था का आर्थिक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। उचित उपयोग का मतलब जैसे कि स्कूल में टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं और जो स्कूल में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो सफाई का काम देखते हैं या फिर जो पानी पिलाने का काम देखते हैं, ये सब टीचर्स के लिए जो काम करते हैं, या स्कूल में जितने भी लोग हैं, कर्मी हैं, इन सबको जोड़ करके, या जो बच्चों के अभिभावक होते हैं, समुदाय के सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं, ठीक है, ये सभी लोगों को मिला करके बनते हैं मानवीय संसाधन। और इन सभी का सही प्रकार से जब उपयोग होगा तभी तो सही से स्कूल की जो व्यवस्था है वो चल पाएगी। और इसके लिए भी सभी लोगों के अंदर एक अभिप्रेरणा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। तो समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण कैसे होता है, तो इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ग्राम शिक्षा समिति यदि उदासीन है तो इसके लिए प्रत्येक माह के अंत में बैठक के माध्यम से शिक्षक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बताया जाए कि यह विद्यालय आपका है, यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आपके हैं, इसलिए आपका दायित्व है कि विद्यालय एवं छात्रों की संपूर्ण व्यवस्था पर आप लोग ध्यान दें। विद्यालय द्वारा भी ग्राम शिक्षा समिति के सुझावों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को अपने विचार रखने के पूर्ण अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना का विकास होगा। अच्छी ग्राम शिक्षा समिति को वर्ष में 2 बार पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। शिक्षा अधिकारियों द्वारा इनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। इस प्रकार जब शिक्षा समिति के सदस्यों की भूमिका को महत्व दिया जाएगा तो समस्त विद्यालयों की शिक्षा समितियां अपना आदर्श प्रस्तुत करेंगी, जिससे अधिगम व्यवस्था में सहयोग एवं सुधार होगा। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो ग्राम शिक्षा समिति है इसमें भी अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति जब अंदर से अभिप्रेरित होगा, विद्यालय के प्रति अपना 100% देने के लिए तैयार होगा कि हाँ, इस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे ही गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चों की शिक्षा अच्छी हो। इसके लिए विद्यालय में जाकर के विद्यालय में जो भी बैठक हो रही है उसमें हमें शामिल होना है, उसमें जो एजेंडा है उनके ऊपर बातचीत करना है, और विद्यालय में जो भी व्यवस्था है, जो भी कमियां हैं या जो भी चीजें सही नहीं है, जो सुविधाएं हैं, उनको किस तरीके से हम बच्चों के लिए बढ़ा पाएं। अगर स्कूल में बाउंड्री नहीं है तो हमें किस तरीके से एप्लीकेशन देना है, कैसे कोशिश करनी है कि बाउंड्री लग जाए विद्यालय में। अगर सही से नलकूप व्यवस्था अच्छी नहीं है, नलकूप नहीं चल रहा है या मल्टीपल हैंड वॉश नहीं है, तो कैसे हम व्यवस्था करें कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से, किस तरीके से हम कोशिश करें या सरकार को कैसे अपनी बातों को हम पहुंचाएं कि हमारे स्कूल में हमारे गांव के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आने पाए। तो ऐसी भावना जब होगी तभी जो है शिक्षा व्यवस्था जो है तभी सफल हो पाएगी। इसके बाद देखिए, अन्य शिक्षा समितियों का अभिप्रेरण। उपयुक्त शिक्षा समितियों के अतिरिक्त विद्यालय में कुछ अन्य शिक्षा समितियों का गठन भी किया जाता है। इस समिति में ऐसे युवक और युवतियों को सम्मिलित किया जाता है जो अनेक प्रतिभाओं से संपन्न होते हैं। इनकी इस प्रतिभा का उपयोग करके विद्यालयी व्यवस्था एवं छात्रों के अधिगम स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। अतः विद्यालय व्यवस्था का आदर्श स्वरूप स्थापित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति समाज एवं समुदाय के प्रतिष्ठित एवं सक्रिय सदस्य शिक्षित युवक एवं युवतियों एवं अन्य शिक्षा समितियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तभी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भली भांति होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन एवं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्यान या अटेंशन, ध्यान का अर्थ और परिभाषाएं।
हम अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं तथा सुनते हैं, जिनमें से कुछ की ओर हम आकर्षित होते हैं तथा कुछ की ओर हमारा ध्यान अनायास ही चला जाता है। ये सभी व्यवहार ध्यान या अवधान कहलाते हैं। इस प्रकार ध्यान एक मानसिक क्रिया है। मानसिक चेतना को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना अवधान कहलाता है। अधिगम के लिए कक्षा में कई उत्तेजक होते हैं। ये सभी उत्तेजक सजगता की सीमा में होते हैं। इसमें से कुछ मुख्य उत्तेजकों का चयन कर ज्ञानेंद्रियां इनको मस्तिष्क में भेजती हैं, इससे ध्यान केंद्रित होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डम्बिल की परिभाषा है, किसी एक विषय पर चेतना को केंद्रित करना ही क्या है, ध्यान कहलाता है। जैसे जब कोई सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, मान लीजिए इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो इंग्लिश की क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई कहानी है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर, तो अगर सारे बच्चों का ध्यान बिल्कुल अटेंशन जो है वो टीचर की तरफ है, वो ध्यान से जो वो बातें बोल रहे हैं उनको सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यही क्या हो गया, ध्यान हो गया, या यही क्या हो गया, अटेंशन हो गया। अब रॉस ने इसकी क्या परिभाषा दी है, ध्यान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। मैकडूगल ने भी परिभाषा दी है ध्यान की, अवधान उस चेष्टा या इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। अब किसी चीज में अगर हमारी रुचि रहेगी तो हमारा ध्यान तो उसमें लगेगा ही। अब अगर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है इंग्लिश, तो ऑलरेडी ये फिक्स है कि हमारा ध्यान अपने आप इस सब्जेक्ट में लगेगा। तो जहां पर रुचि है वहां पर ध्यान अपने आप आ जाता है। इसके बाद देखिए वैलेंटाइन ने भी परिभाषा दी है, तो अवधान मस्तिष्क की शक्ति ना होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। अब देखिए ध्यान की विशेषताएं कुछ यहाँ पर दी गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। तो पहला है चंचलता। ध्यान प्रक्रिया चंचल होती है, किसी एक वस्तु पर 5 से 6 सेकंड से ज्यादा समय तक ध्यान नहीं टिक सकता। अब इसका एग्जांपल देखिए, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम है, बोर्ड पर टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, क्लासरूम इस तरीके से यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो क्लासरूम में मान लीजिए अगल बगल में 2-3 खिड़कियां लगी हुई हैं, तो खिड़कियों के बाहर, अब कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, कोई खिड़की के बाहर झांकेगा, कोई कुछ देख रहा है, कोई जा रहा है, बगल से सड़क है तो सड़क पे कोई आदमी आ जा रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, या पेड़ पौधों को या चिड़ियों को ही बच्चा देख रहा है। क्योंकि उसका जो ध्यान है, बच्चों का ध्यान एक तरफ करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चों का जो ध्यान होता है हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से जो चंचलता होती है ये ध्यान के अंतर्गत होती है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर के बच्चे लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को हम खेल के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से पढ़ाते हैं। फिर है चयनात्मक स्वरूप, सेलेक्टिव नेचर। अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं की ओर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, वह अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल एक या अधिक वस्तुओं को चुनकर उनकी ओर ध्यान देता है, जैसे भूखे का ध्यान खाने की ओर जाना। अब इसके बाद देखिए शारीरिक समायोजन, बॉडी एडजस्टमेंट। शारीरिक समायोजन भी ध्यान की एक विशेषता है। जिस वस्तु की ओर हम ध्यान देते हैं हमारा शरीर भी उसी ओर समायोजित हो जाता है। जैसे जब एक बिल्ली चूहे पर घात लगाती है तो वह एक विशेष शारीरिक मुद्रा में होती है, जिससे हम जान जाते हैं कि उसका ध्यान चूहे पर है। ठीक है, जैसे अब क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो जिस बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, जिसका ध्यान नहीं लग रहा, वो कभी फर्श की तरफ देखेगा, तो कभी ऊपर दीवार में पंखे को देखेगा, कभी क्लास में लगी हुई दीवार घड़ी पर कभी उसका ध्यान जाएगा, कभी खिड़की के बाहर बच्चा देखेगा, लेकिन वो बोर्ड पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है किस बच्चे का पढ़ने में ध्यान लग रहा है क्लास में, किसका नहीं लग रहा है। अब इसके बाद देखिए ध्यान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ध्यान कितने प्रकार का होता है, अटेंशन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए जो ध्यान है मुख्य 3 प्रकार का होता है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और अभ्यासिक ध्यान। तो देखिए ऐच्छिक ध्यान अर्जित अभिरुचि पर आधारित होता है। जब बालक अपनी इच्छा या प्रेरणा से प्रेरित होकर किसी वस्तु पर ध्यान देता है तो इसे ऐच्छिक अवधान कहा जाता है। इस प्रकार के अवधान में स्पष्ट कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। ठीक है, जैसे छात्र द्वारा कक्षा में शिक्षक की बातों पर ध्यान देना, क्योंकि इसका उद्देश्य उसकी बातों को ठीक ढंग से समझना एवं ज्ञान में वृद्धि करने की इच्छा या प्रेरणा का होना होता है। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला है विचारित, जब किसी वस्तु या तथ्य पर हम अच्छी तरह विचार करके ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विचारित ध्यान कहलाता है।
दूसरा है अविचारित। इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति को कोई विचार नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए क्लास में साइंस के टीचर साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे का साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, उसे जो प्रयोग करने वाली चीजें होती हैं अच्छा लगता है, साइंस के लैब में प्रयोग करना अच्छा लगता है। तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चा इमेजिन करता है कि मैं भी इस तरीके से आगे चल करके साइंस में ही बहुत अच्छा करूंगा या मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो बच्चा, उसका जो ध्यान है वो उसके अंदर से खुद मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और इसी सब्जेक्ट में अपना जीवन बनाना है या एक करियर बनाना है। तो बच्चा पूरा ध्यान उसी में लगा रहा है अपना। तो इस तरीके से जो ऐच्छिक ध्यान होता है वो बच्चा अपने मन से उस विषय पर उसका अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन यानी कि खुद से उसके अंदर अभिप्रेरणा होती है ध्यान से उस सब्जेक्ट के बारे में सुनने की या देखने की। अब देखिए अनैच्छिक ध्यान क्या होता है। अनैच्छिक, अब स्वाभाविक सी बात है, अगर स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो कोई भी ऐसा बच्चा आपको क्लास में नहीं मिलेगा 30 के 30 बच्चों में से जिसको सारे के सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट पसंद हो। लेकिन हमें पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट को है। तो अब देखिए यहाँ पर अनैच्छिक ध्यान में क्या होता है, अभी अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा। यह ध्यान जन्मजात रुचियों पर निर्भर होता है। इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति का ध्यान उसकी इच्छा या प्रेरणा के कारण किसी वस्तु विशेष की ओर नहीं जाता, बल्कि उस वस्तु या उद्दीपक में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। जैसे जब कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तब अचानक धमाके की आवाज होती है तो सभी छात्र, यहाँ तक कि शिक्षक का ध्यान भी उस धमाके की ओर चला जाता है। तो अनैच्छिक ध्यान दो प्रकार का होता है। पहला है सहज ध्यान, तो यह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। दूसरा है बाध्य ज्ञान, इसमें बाध्यता प्रमुख होती है और यही जो बाध्यता है, इनफोर्स अटेंशन, इसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि सारे के सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट नहीं पसंद होते हैं, लेकिन बाध्यता होती है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं स्कूल में। स्कूल में अगर आप आए हो तो खाली आप ये नहीं कह सकते कि मैं खाली साइंस पढ़ने आया हूँ या खाली मैं मैथ पढ़ने आया हूँ या मैं खाली इंग्लिश पढ़ने आया हूँ, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में अनैच्छिक ध्यान यहाँ पर आता है। अब देखिए इसके बाद है अभ्यासिक ध्यान, हैबिचुअल अटेंशन। इस प्रकार के अवधान में व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु की ओर जाना उसकी आदत, शिक्षा, पेशा, प्रशिक्षण आदि के कारण बिना किसी प्रयास के ही अपने आप चला जाता है। जैसे अध्यापक का किसी विद्यालय या कॉलेज के नाम के साइन बोर्ड पर चला जाना, मनोविज्ञान के छात्र का ध्यान मनोविज्ञान की पुस्तक की ओर जाना आदि अभ्यासिक अवधान है। इसका मतलब ये है कि जैसे अब सिंपल सी चीज, यहाँ पर बच्चा कॉपी लेकर के आता है, खासकर एक शिक्षक की बात अगर मैं करूं तो हम लोग खुद इसी पेशे में है। तो अब कोई बच्चा कॉपी लेकर के आता है तो जहां पर गलतियां होती हैं, पता नहीं कैसे, जहां पर बच्चे ने गलतियां की होती हैं पूरी कॉपी में, वहां पर ध्यान अपने आप चला जाता है। ये अभ्यास हो चुका है कि बच्चा, ये जो बच्चा है ये यही इन्हीं चीजों में गलती करता है या कहाँ मात्रा लगाने में कहाँ पर गलती करता है, वहां पर शिक्षक का ध्यान अपने आप चलाता है, क्योंकि शिक्षक बार बार उसी काम को कर रहा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मनोविज्ञान का टीचर है तो वो मनोविज्ञान की किताब पर अपने आप उसका ध्यान वहां पर जाएगा ही जाएगा और उसको खोल के पढ़ेगा भी। ठीक है, अब कोई टीचर कॉलेज में पढ़ाने वाला है तो अक्सर अगर कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है स्कूल का तो वहां पर उसका ध्यान चला ही जाएगा। तो ये अभ्यास के कारण होता है। आप जिस पेशे में होते हो उस तरफ आप ऑलरेडी अपने आप खींचे चले जाते हो, तो ये हमारे हैबिट में हो जाता है। फिर देखिए इसके बाद ध्यान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है बाह्य निर्धारक, दूसरा है आंतरिक निर्धारक। ये दो भागों में बांटा गया। तो बाह्य निर्धारक निम्न प्रकार के होते हैं: गति, तीव्रता, अवधि, विषमता, नवीनता, आकार, स्थिति, अब चलिए पुनरावृत्ति, परिवर्तन और प्रकृति। अब इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गति यानी कि मूवमेंट, स्थिर वस्तु की अपेक्षा गतिमान वस्तु की ओर हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। जैसे बैठे या खड़े व्यक्ति की अपेक्षा भागते हुए व्यक्ति की ओर हमारा ध्यान शीघ्र चला जाता है। तीव्रता, इंटेंसिटी, जो वस्तु जितनी अधिक उत्तेजना उत्पन्न करती है उस वस्तु की ओर उतना ही हमारा ध्यान जाता है। इस प्रकार अभिरुचि न होने पर भी हमारा ध्यान मात्र उद्दीपन की तीव्रता के कारण आकर्षित हो जाता है। जैसे तेज आवाज, तेज प्रकाश आदि की तरफ हमारा जो ध्यान है वो खींचा चला जाता है। फिर है अवधि यानी कि ड्यूरेशन, जो उद्दीपन हमारे सामने अधिक समय तक रहता है उस पर हमारा ध्यान शीघ्र चला जाता है। जैसे कक्षा में शिक्षक का पाठ की मुख्य बातों को श्यामपट्ट पर लिखना तथा विद्यार्थी का उस ओर ध्यान लगाना। फिर है विषमता, विषमता के कारण भी ध्यान आकर्षित होता है।
जैसे सुंदर व्यक्तियों के मध्य कुरूप व्यक्ति को देखना। ठीक है। फिर है नवीनता। पुराने उद्दीपन आदि हमें नए रूप में दिखाई देते हैं तो हमारा ध्यान अनायास ही उस ओर चला जाता है। इसका कारण यह है कि सदा नवीन, विचित्र एवं अपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे किसी को नए ढंग की पोशाक पहने हुए देखना, तो ये हमारा हमारा स्वभाव होता है कि जो नवीनता यानी कि कुछ भी नई चीजें होती हैं तो वहां पर हमारा ध्यान चला ही जाता है। जैसे किसने नई ड्रेस पहनी है तो वहां पर ऑलरेडी हमारा जो मस्तिष्क है या फिर हम ये कहें कि हमारा जो मन है वहां पर पहुंच ही जाता है। कोई नई बिल्डिंग, कोई नया सामान, कोई नई गाड़ी, कोई नया घर हम देखते हैं तो उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो ही जाता है। फिर है आकार या साइज। छोटी वस्तुओं की अपेक्षा हमारा ध्यान बड़े आकार की वस्तुओं की ओर शीघ्र चला जाता है। जैसे समाचार पत्र में प्रमुख हेडिंग बड़े अक्षरों में लिखी होती है, अतः हमारा ध्यान उस पर स्वतः ही चला जाता है और ये स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबें जो होती हैं वो रंगीन होती हैं। रंगीन क्यों होती हैं? ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो अच्छे से किताबों को देख करके ही उनके मन में एक उत्तेजना आए या एक मन में भी प्रेरणा आए कि इन किताबों को मुझे पढ़ना है, सीखना है। ठीक है। स्थिति। इसके बाद देखिए, ध्यान देने के लिए उद्दीपन को एक विशेष स्थिति पर होना चाहिए। जैसे प्रतिदिन रास्ते पर चलते हुए हम कई घरों या इमारतों को देखते हैं किंतु उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता। जबकि यदि कभी कोई इमारत उसमें से टूटी हुई अवस्था में अगर दिखाई देती है, तो हमारा ध्यान उस इमारत की ओर स्वतः ही चला जाता है। स्वाभाविक सी बात है। फिर देखिए पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। जब किसी बात को बार बार दोहराया जाता है तो उसकी ओर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से चला जाता है। जैसे किसी विज्ञापन का आकर्षक तरीके से बार बार टीवी या रेडियो पर सुनाया जाना, जैसे कि वॉशिंग पाउडर निरमा वाला प्रचार। ठीक है। या और भी बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी में जो बार बार रिपीट होते हैं और वो हमें याद हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि पार्ले जी बिस्किट वाला प्रचार, तो कुछ ऐसे प्रचार हैं जो हमारे दिमाग में छप चुके हैं, जो बचपन में हमने देखा होता है। फिर परिवर्तन। जिन उद्दीपनों में एकाएक परिवर्तन हो जाता है तब न चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है। जैसे शांत कक्ष में एकाएक शोरगुल होना, पंखे का चलते चलते बंद होना। फिर है प्रकृति यानी कि नेचर। अवधान का केंद्रीकरण वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे छोटे बच्चों का ध्यान रंग बिरंगी वस्तुओं के प्रति बहुत सरलता से आकर्षित होता है और इसीलिए उनकी जो किताबें होती हैं वो रंगीली होती हैं। अब देखिए इसके बाद है आंतरिक निर्धारक। बाह्य निर्धारक तो आपने देख लिया। अब अवधान मात्र वातावरण की बाह्य दशाओं पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु यह व्यक्ति की आंतरिक दशाओं जैसे कि रुचि, संवेगों आदि पर भी निर्भर करता है। अवधान की आंतरिक दशाओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला है अभिरुचि। अभिरुचि अवधान का महत्वपूर्ण आधार है। जिन वस्तुओं या व्यक्तियों में व्यक्ति की अभिरुचि होती है उस ओर उसका ध्यान स्वतः ही चला जाता है। मूल प्रवृत्तियां। यदि व्यक्ति किसी वस्तु की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित होता है तो उसके पीछे का कारण उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण छात्र विभिन्न वस्तुओं को जानने, समझने तथा देखने के लिए उत्सुक होता है तथा ध्यान देता है। तो ये उस व्यक्ति की या उस बच्चे की मूल प्रवृत्ति होती है। फिर है संवेग। संवेगों का ध्यान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी छोटी सी गलती की ओर भी हमारा ध्यान जल्दी ही चला जाता है। इसके बाद है आवश्यकता या नीड। हमारी आवश्यकताएं जिन वस्तुओं से पूरी होती हैं उनकी ओर हमारा ध्यान सहज ही चलाता है। जैसे कि जब हम किसी किराने की दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो हम वहां पर जो भी जरूरत के किचन के सामान होते हैं, साबुन हुआ, सर्फ हुआ या तेल हुआ या फिर मसाले हुए या फिर जितनी भी चीजें होती हैं जो जरूरत की किचन के सामान जो भी हमें लेना होता है, दालें हैं, अनाज है, हम सब उसकी तरफ हमारा ध्यान उस दुकान पर स्वतः ही चला जाता है कि हाँ हमें ये सामान चाहिए क्योंकि हमें घर में खाना भी बनाना है इन्हीं को ले जा करके। तो इस तरीके से नीड है। इसके बाद है हैबिट, आदत। आदत के कारण भी हमारा ध्यान अनुकूल वस्तुओं की ओर शीघ्र चला जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सुबह चाय पीने की आदत है तो सुबह उठते ही उसका ध्यान अनायास ही चाय पर चला जाता है। यानी कि जो हमने आदत बना ली है वो उस टाइम पर वो हमें लग ही जाती है कि हाँ इस टाइम पर हमें चाहिए। फिर है लक्ष्य या एम। जो बातें व्यक्ति के किसी लक्ष्य की पूर्ति करती हैं तो उस ओर उसका ध्यान सहज ही चला जाता है। जैसे परीक्षा के दिनों में छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना। ठीक है। यानी कि जो चीजें लक्ष्य की पूर्ति करती हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान चला ही जाता है।
अतीत के अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस, जिन बातों का हम अतीत में अनुभव कर चुके होते हैं उनकी ओर हमारा ध्यान सरलता से चला जाता है। फिर है प्रशिक्षण। अवधान के केंद्रीकरण का एक आधार शक्ति का प्रशिक्षण है। व्यक्ति का ध्यान उसी बात पर केंद्रित होता है जिसका प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है। बालकों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय तो देखिए, शिक्षकों को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण ऐसा रखना चाहिए कि छात्र को किसी प्रकार का डर तथा बाध्यता का अनुभव ना हो। ऐसा होने से छात्र स्वयं ही शिक्षकों की बातों तथा उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों पर अधिक ध्यान देंगे। दूसरा है, शिक्षक को छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शिक्षण की उचित विधियों का सहारा लेना चाहिए। शिक्षण की विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे कक्षा में छात्रों की सहभागिता हो तथा उनमें निरस्ता की भावना न विकसित हो। इसके बाद छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शिक्षक ध्यान के बाह्य निर्धारकों का प्रयोग कर सकते हैं। उन निर्धारकों का प्रयोग करके शिक्षक अपनी बातों को अधिक रुचिकर बना सकते हैं और तब छात्र स्वतः ही शिक्षक की बातों की ओर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि शिक्षक ने कोई कहानी सुना दी, बीच में कोई कविता सुना दी या कोई एक्टिविटी करवा दिया खेल के माध्यम से। फिर है, यदि शिक्षक चाहता है कि छात्र में उसकी बातों तथा अपनी पाठ्य सामग्रियों के प्रति रुचि उत्पन्न हो तो कक्षा में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि अवधान का एक नियम यह भी है कि जिन वस्तुओं का अर्थ व्यक्ति द्वारा नहीं समझा जाता है वह उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो मेन चीज है वो यही है कि जो शिक्षक है जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों के सामने हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिसके बारे में बच्चे अनभिज्ञ हो या नहीं जानते हो। अगर हमने 2 से 4 शब्दों का भी ऐसा प्रयोग कर दिया कक्षा में जिसके बारे में बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं तो बच्चों को लगेगा कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, फिर वो आगे की चीज सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारी भाषा बहुत ही सरल और बच्चों के वातावरण के अनुकूल ही होनी चाहिए। जिन बातों को या जिन शब्दों को बच्चे समझते हो अपने रोजमर्रा की आदतों में। फिर देखिए, शिक्षकों को कक्षा में छात्रों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कुछ खिलौनों तथा हास्य चित्रांकनों का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर है, शिक्षक को छात्रों में इतना विश्वास व साहस भरना चाहिए कि वे अपनी इच्छा से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर ध्यान दे सकें। फिर वही चीज कि शिक्षक को बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों के अंदर इतना साहस या उत्साह भर देना चाहिए कि बच्चे खुद पढ़ने के लिए एकदम रेडी रहें या तत्पर रहें। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने अभिप्रेरणा और ध्यान ये 2 टॉपिक आज यहाँ पर खत्म कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर नंबर 5 आपको अच्छा लगा होगा आज। और यहाँ पर एक टॉपिक और है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो पिछले चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और चैनल से बने रहिए, सारी क्लासेस को लेकर के आते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश हम करते रहेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, सारे विषयों की सीरीज, राजन और पवन सीरीज की पूरी PDF, पूरी की पूरी वीडियोस, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।